तो क्या लिखेंगे बताओ। अच्छा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपाल, PAL नहीं है, PLE है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। तो जब प्रिंसिपाल हो, PAL हो, प्रिंसिपल, तो तुम समझा करो कि क्या है ये, मुख्य है। इसका मीनिंग क्या होता है, मुख्य, और इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्लियर है, चलेगा, लिखो बेटा। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस एट सेम, जहां सेम लिखा ना वही आपका कांस्टेंट है, या ब्रैकेट में बंद कर लो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर if we take 2 or more than, if we take 2 or more than two gases, 2 or more than two gases, and if their volume are same, if their volume are same, then number of moles, then number of moles or number of molecules will be also same. अब जरा पढ़ें, कहा गया है जब दो या दो से ज्यादा गैसें हमारे पास हों, है ना, और हम ये काम कब कर रहे हैं, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मान लो बाय चांस दो या दो से ज्यादा गैसों का वॉल्यूम हमारा सेम है ना, और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, और उनके तब क्या होगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में सेम होंगे, और यदि नंबर ऑफ मोल्स आपस में सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, बट नंबर ऑफ एटम अलग हो सकते हैं, बिकॉज वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी। क्लियर है कि कहानी समझ में आ गई। चाहे अच्छा CO2 ले लो, चाहे H2O ले लो, अब कोई भी गैस ले लो, H2O को ना लो, जैसे CO2 आपने ले लिया, अमोनिया आपने ले लिया, N2 आपने ले लिया, तो चाहे एटम इसके अंदर जो हो लेकिन मॉलिक्यूल तो एक ही है। CO2 कितना है, एक मॉलिक्यूल, NH3 कितना है, एक मॉलिक्यूल, N2 कितना है, एक मॉलिक्यूल, O2 कितना है, एक मॉलिक्यूल, लेकिन देखो सब में एटॉमिसिटी बदल रही है ना। तो क्या हमने बोला, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कि यदि हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो या दो से ज्यादा गैसें लें और उनके वॉल्यूम आपस में सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में सेम होंगे और उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपस में सेम होंगे, बट नंबर ऑफ एटम में बी डिफरेंट। लिखो लिखो उसी के आगे, बट नंबर ऑफ एटम में बी डिफरेंट। ये हमारी बात समझ में आई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम में क्या होगा, x की वैल्यू बदलती रहेगी, है ना। चलो अच्छा, आपको नंबर ऑफ एटम के लिए क्या फार्मूला पढ़ाया गया था, बताओ बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, है ना, क्या पढ़ाया गया था, मोल इंटू Na और इंटू बेटा x। x एक जादू है, फार्मूला एक रहेगा और चाहे जिस पे लगाओ, समझ में आए तो वो रखो, नहीं तो एक रख दो। क्लियर है। अब जैसे मॉलिक्यूल के केस में क्या रखा जाएगा, 1, लेकिन एटम के केस में ये अलग अलग होगा, जितने एटम होंगे जिसके पास। तो बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम निकला ना, बट नंबर ऑफ एटम अलग अलग होगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। चले नीचे लिखते हैं। अब हम लोग 4 गैसें लिखते हैं। लिखो लिखो, पहले लिखो CO2, लाइन से लिखना, ऐसे लिखो CO2, फिर थोड़े दूर पे लिखना O2, फिर लिखना N2 और फिर लिखो मेथेन। थोड़ा दूर पे लिखना, ऐसे ऐसे इनको ऐसे ऐसे कॉलम में डिवाइड कर लो, है ना। नीचे में ये इसकी आवश्यकता हुई तो एक कॉलम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, लेकिन अब ऐसे में नहीं बढ़ेगा। लिख लो, नीचे हम लोग कॉलम और बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, नीचे जगह रखना, बाकी ये सारा फिक्स है। मतलब नीचे लगभग 6 कॉलम तक जाएगा। चलो 5 बना लेते हैं, एक बाद में बना लेंगे। लिखो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे पूछो क्या। हाँ हाँ,
अरे गैस तो कर लो, है ना। चले, अच्छा पहले बताओ क्या क्या सेम था हमारे पास, पहले बताओ हमारे पास क्या क्या सेम था। प्रेशर और टेम्परेचर। तो मान लो इसका प्रेशर P है CO2 का, इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है, ठीक है। अच्छा इसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये दोनों बातें सेम हो गई तो हमारे मन में किसकी कौन से प्रिंसिपल की तरफ हमारा मन जाएगा, अवोगाड्रो। क्लियर है। अब उन्होंने क्या कहा कि यदि कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो या दो से ज्यादा गैसें ली जाएं, है ना, कुछ समझ में आ रहा, उनके क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, यदि उनके वॉल्यूम भी आपस में बराबर हो गए तो समझ लो उनके नंबर ऑफ मोल भी आपस में बराबर होंगे। ये कहानी समझ में आ गया। अब अगली कंडीशन, तो ये दोनों बातें देख के ये बात हमारे मन में आती है, नहीं समझे। अच्छा जरा हाइपोथेसिस पे जाओ, हाइपोथेसिस पढ़ो, देखो हाइपोथेसिस पढ़ो, देखो वहां हमने इफ लिखाया, इफ लिखाया, ये 100% कोई बात नहीं है। आपने मान लो वॉल्यूम अलग अलग ले लिए, काम बिगड़ जाएगा। यहां पे हमने देखो एक शब्द लिखाया इफ, यदि, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। कैसा हुआ, यदि हमने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम लिया, कांस्टेंट लिया, दो या दो से ज्यादा गैसों का, है ना, और हमने कहीं गलती से वॉल्यूम भी सेम ले लिया तो समझ लो नंबर ऑफ मोल अपने आप सेम हो जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने आप सेम हो जाएंगे। बट नंबर ऑफ एटम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मान लो सबकी एटॉमिसिटी सेम हो तो नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएंगे, और मान लो एटॉमिसिटी समझ रहे हो ना, इसका एटॉमिसिटी कितना है 4, यानी कितने हैं 1 और 3 4, ये कितने 2, ये कितने 2, ये कितने, ये कितने 3। तो इनके और इनके नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे बट इनके और इनके अलग अलग आएंगे, आएंगे ना। ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों 2 2 हैं। तो जरा लिखो इसको, तीसरी बात लिख लो बेटा, तीसरी बात लिख लो, और इसके पहले एक शब्द और लिख लेना यहां पे। अब तो तुम्हारी जैसे पूरी भाषा समझ में आ रही। इफ, अब हमने क्या किया, वॉल्यूम भी सेम ले लिए। क्लियर है। अब जरा अपने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ो, देखो वही बात पूरी समझ में आ रही कि नहीं। और वहां जो इफ लिखा है, इफ को अंडरलाइन कर लेना, वहीं से बात घूमी हुई है। क्लियर है। क्या कहा गया, यदि वॉल्यूम और या प्रेशर और टेम्परेचर सेम हुआ और गलती से हमने यदि वॉल्यूम भी सेम ले लिया तो अपने आप इनके मोल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और यदि इनके मोल सेम है ना, तो ये क्या है, ये है मोल, तो इनमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे सेम। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बताओ क्या होगा, n इंटू Na, है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, n इंटू Na, ये क्या हो जाएगा, n इंटू, ये क्या हो जाएगा, n इंटू Na। अच्छा बताओ सारे लोग बहुत ध्यान से देखो जरा, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा बताओ हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, n इंटू Na और इंटू x। अच्छा x की जगह हम हर जगह क्या रखे हैं, 1, क्योंकि क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, हाँ क्योंकि मॉलिक्यूल तो सब एक ही एक है ना। CO2 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, O2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, N2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है और NH3 एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो x की जगह हमने क्या पुट किया होगा, 1। तो दैट इज क्या निकला, n इंटू Na और n इंटू Na। क्लियर है। हाँ आप सुनो, आगे बढ़ा जाए। यहां तक तो देखो बात आपकी एकदम जम गई, यहां तक बात बिल्कुल सेम निकली जैसा आपने पढ़ा।
अब हम चलते हैं छठी बात पे। इस बात को जरा देखें बेटा, ये वाली बात हम करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम निकालो, तो फार्मूला वही रहेगा, मोल, मोल मतलब n। चलो इसको भी उसी स्टाइल में लिख दें। क्या रहेगा? n और इंटू Na और इंटू x, यही रहेगा फार्मूला। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां x मॉलिक्यूल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिसिटी, है ना। लिखो बेटा, एक काम करो, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। दिख रहा? चलो इसको लिख लो बेटा। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए यहां फार्मूला क्या हो गया? n और इंटू Na और इंटू x, है ना। बताओ यहां कितने एटम है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? अब सीधे यहां x की जगह क्या रखोगे? 3। तो सीधे हम यहां क्या रख दे? बताओ बेटा, क्या रख देंगे? 3n Na। क्लियर है? और मान लो सबके नंबर ऑफ मोल क्या है? सेम। तो सीधे फार्मूला तुम्हारा क्या बनेगा? 3Na बनेगा ना। अच्छा इसका फार्मूला बताओ सीधे, अब बोलो। यहां क्या रखोगे? 2n Na। अच्छा यहां बात बताओ, क्या लिखोगे? 2n और Na। अच्छा यहां बताओ, 4n और Na। अच्छा सबके नंबर, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सबके नंबर ऑफ, यहां पे क्या है? नंबर ऑफ मोल क्या है सबके? सेम। तो मान लो यहां खाली Na लिखा हो तो घबराना नहीं, यहां खाली Na लिखा हो तो घबराना नहीं, यहां खाली Na लिखा हो तो घबराना नहीं, यहां खाली Na लिखा हो तो घबराना नहीं। अच्छा पूछो क्यों? क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल आपस में क्या है? बराबर, है ना। अब मान लो यहां ये ना लिखा हो और यहां लिखा हो 3Na, तो घबराना नहीं। यहां लिखा हो 2Na, तो घबराना नहीं। और यहां लिखा हो 2Na, हाँ, और यहां क्या लिखा हो? 4Na। अच्छा हमने क्या किया? सबके मोल यदि सेम है तो हमने उसको क्या किया? हटा दिया सब में से। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा एक बार चलो हाइपोथेसिस पे चलो और देखो पूरी बातें आपको समझ आई कि नहीं। अच्छा हाइपोथेसिस में क्या कहा गया कि यदि हमने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम ले लिया, दो या दो से अधिक गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर यदि हमने सेम ले लिया और यदि गलती से उनके वॉल्यूम भी सेम हो गए, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में सेम होंगे और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपस में सेम होंगे। बट नंबर ऑफ एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम। तो वहां सब में क्या होगा? x का वैल्यू चेंज होता जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या हो जाएगी? अलग अलग हो सकती है। लेकिन एटम चाहे जितने हो, चाहे जितना एटम का हो, मॉलिक्यूल तो एक सिंगल ही बना होगा ना, है ना। जैसे देखो, जैसे हमने कहा एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया H2SO4 का, अब एटम देखो इसके अंदर कितने हैं? कितने हैं? 7 एटम हैं। और एक हमने मॉलिक्यूल मान लो ले लिया कोई HCl, कितने एटम हैं? 2। लेकिन मॉलिक्यूल दोनों एक एक हैं, अलग किस में है? एटम्स में। क्लियर है? अब जरा इसको पढ़ो, आगे बढ़ते फिर। अब आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब अलग हो सकते हैं। भाई वो तो डिपेंड करता है ना किस में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो एक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आपसे या तो मॉलिक्यूल की बात करेगा या तो एटम की बात करेगा, इसके अलावा बात नहीं करेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे लिखो बेटा, एक स्टार लगा के एक बात लिखो, लिखो नंबर ऑफ वही जो लास्ट में लिखाया था उसी को स्टार लगा के लिखो, लिखो नंबर ऑफ एटम्स में और OR may not be same। नंबर ऑफ एटम तभी सेम होंगे जब उनकी एटॉमिसिटी क्या होगी? सेम हो, है ना। तो नीचे लिख लो
नंबर ऑफ एटम तभी सेम होंगे, ऐसे लिखो, नो इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा के समझते हिंदी में ही हो, अंग्रेजी में लिखा दिया फिर उसका हिंदी अनुवाद पूछते हैं व्हाट्सएप पे। क्या हमने लिखाया, क्या लिखाया? हाँ, नंबर ऑफ एटम तभी सेम होंगे जब जब गैसों की एटॉमिसिटी सेम होगी, जब गैसों की एटॉमिसिटी सेम होगी। जैसे आगे एग्जांपल लिखो, जैसे लिखो N2, जैसे लिखो N2, है ना, कॉमा O2 कॉमा H2, है ना। एग्जाम्पल हमने क्या लिखाया, हमने लिखाया O2, N2 और H2। अच्छा एक बात बताओ, तीनों की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है कि नहीं? यदि दोनों की एटॉमिसिटी 2 है तो अब नंबर ऑफ एटम भी ऐसी गैसों के सेम आएंगे। क्लियर है? अब एक बार जरा पढ़ लो इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ें। अच्छा, अब सारे बच्चे इतने को देखें, अब इसको जरा ध्यान से देखो, इतने को, इसको एक निगाह में देखो, बताओ। अच्छा, इतना तो आपका सवाल है, ये सवाल, ये क्या है? आपके प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसा होगा तो ही ये होने की संभावना है। यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो इनको तो भूल जाओ। क्लियर है? तो ये तो हमारे सवाल की ये क्या हो गई, ये हमारा, हाँ, इसको क्या करना है, ये होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है हमारे प्रिंसिपल की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इन तीनों से देखो, इन तीनों से देखो, तो क्या नहीं लग रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए। बताओ बेटा, इतने से ये लग रहा कि नहीं? बताओ, लगा कि नहीं? नहीं, जिसको न लगा हो बताए, उसको भी लगने लगेगा। हाँ बताओ, पूरी कहानी खत्म हो गई? नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो इस बात को समझो। आपको नहीं लग रहा, जिस रेशियो में वॉल्यूम घटे बढ़ेगा उसी रेशियो में मोल भी घटेगा बढ़ेगा, और उसी रेशियो में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी घटेंगे बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम नहीं बोल सकते, वो तो अलग भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या है? ये है वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये है मोल। और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा इसको जरा स्टार लगा के नीचे लिखो, या आपके उसी में जगह हो तो आप इसको मेंशन कर लें। सीख लो, रूल सीख लो, नहीं किताबों में तो बहुत दिनों से लिखे हैं। नहीं समझ में आ गया? समझे में नहीं आता है कि क्या था ये, अब तो ये अपना अपना महसूस होता, अच्छा ये लफड़ा था। नहीं समझ रहे हो? चलें बेटा, कुछ समझ में आ गया? अच्छा, इसके लिए आपको बस लिखना क्या है, इसके आगे क्या लिखना है? प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी सेम। बस इसके आगे ये लिख लो। क्या लिखना है? प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी सेम, तभी ये आपका वैलिड है। और प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग हुआ, समझ में आ गया, तो ये फार्मूला बेकार। अच्छा बताओ, एयर में कौन सी गैस कितनी पाई जाती है? वेरी गुड। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है आजकल? 78। अच्छा, और ऑक्सीजन कितनी? 21। और जो ये डिफरेंस बचा, इसमें बहुत सारी और ट्रेसेस गैस होती हैं, बड़े कम अमाउंट में और बहुत सारी गैसें होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है,
लेकिन हम इस्तेमाल ऑक्सीजन का कर रहे हैं। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन विद एयर, तो समझ लेना वो दो के साथ रिएक्शन बता रहा है, रिएक्शन विद N2 एंड रिएक्शन विद O2। जब बोले रिएक्शन विद एयर तो ही आप समझना एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ है। यदि एयर बोल दिया तो समझ लेना उसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो की रिएक्शन पूछी है, क्योंकि एयर के अंदर क्या क्या मौजूद है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या ऑक्सीजन क्या होगी? हाँ, जब जैसे मान ले उससे हमें रिएक्शन चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, तो आप सिंगल एक रिएक्शन लिख के दें। और यदि उसने कह दिया एयर के साथ कराओ, तो आपसे उसने दो रिएक्शनें पूछ ली, N2 और O2 बोथ। और यदि उसने कहा N2 से रिएक्शन कराओ, तो आप सिंगल N2 से रिएक्शन करके दिखाएं। आपसे कहा O2 से रिएक्शन कराओ, आप O2 से रिएक्शन कराए, और गलती से वो लिख गया एयर, तो अब आप उसको दोनों रिएक्शन करा के दिखाए। क्लियर है? चले आगे बढ़े बेटा, आगे लिखो, आगे लिखो। चलो लिखो, क्वेश्चन एक बनाओ। अच्छा, कितने बच्चों को कंबस्शन आता है? कंबस्शन, कम्सन, यू नो? हाँ, कंबस्शन आता है, कंबस्शन। अब इसके बाद लिमिटिंग पढ़ा के फिर एक एक टॉपिक उठाते हैं, फिर उसके सवाल आपको। अच्छा बताओ, आपको मोल निकालना आ गया? आपको अवोगाड्रो हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल आ गया है ना? अब हम लोग चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, फिर अलग अलग टाइप की रिएक्शनों को कराना सीखते हैं। चलो अगला लिखो बेटा। अब अगली हेडिंग क्या डाली जाए सुंदर सी, बताओ। तो एक बार पूरा पढ़ लो, फिर एक क्वेश्चन लगवाएं। चलो एक क्वेश्चन लगवाएं, एक बार पूरा पढ़ लो, फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो चाहिए बताओ, 1 लीटर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 1 लीटर को क्या क्या लिखा जा सकता है? बताओ, 1 लीटर को क्या क्या लिखा जा सकता है? बताओ बेटा। हाँ, 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ ml, 10⁻³ cc। इसी को हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इसी क्या बोलते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। 10⁻³ मीटर क्यूब। ये रटे रहना बेटा, नहीं तो जैसे सीसी देता तुम्हें बोतल समझ में आने लगती है, तुम्हें लगता है ये एमएल तो है ही नहीं। उसने कहा 1000 सीसी। अब तुमको समझ नहीं आ रहा है कि सवाल कहां से लगाएं? सीसी का मतलब उसने क्या दे दिया? 1 सीसी। 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। बराबर होगा कि नहीं होगा? ये सब एक ही चीज दिया हुआ है, चाहे 1 सीसी बोलो, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, अरे इसी का फुल फॉर्म है ये, और चाहे 1 ml बोलो, सब सेम है। सवालों में ऐसा करके बहुत आपको फंसाता है बेटा। चलो आगे लिखो बेटा, अगली हेडिंग डालो इसी बात पे, और फिर उसके बाद चलते हैं। तो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या पढ़नी चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? तो चलो भैया फिर यही पढ़ाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अच्छा देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल सबसे आसान होता है, कुछ ना करा करो, रिएक्टेंटों का आपस में करा दो लड़ाई। रिएक्टेंट के आपस में क्या करा दो? लड़ाई। या तो फिर हमारा फार्मूला याद रखो, एमडीएस, या तो फार्मूला याद रखो एमडीएस, मोल डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्री कोफिशिएंट, या तो ये याद रखो। लेकिन रिएक्टेंटों की लड़ाई कर दो, थोड़ा सा लगता है कि हमने सवाल लगाया है। चलो अगली हेडिंग डालते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हमें क्या समझ में आया? इसी को आप मतलब समझ सकते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे किसी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा उस क्लास का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कैसे? ये सबसे कमजोर बच्चे को बात समझ में आ गई तो ये मान लो बाकी लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? और किसी अच्छे बच्चे को वो बात समझ में आ गई तो ये आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि पूरी क्लास को वो बात समझ में आई होगी। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि एक कप चाय बनाने के लिए आपको 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता होती है ना? और मान लो 100 ग्राम 50 ग्राम मान लो 50 ग्राम दूध की आवश्यकता है ना? और मान लो 25 ग्राम, अच्छा, और एक छोटा चम्मच चाय पत्ती की आवश्यकता होती है ना? अब सुनो, जैसे हमको क्या बनाना है? चाय। अरे गैस, ठीक। अब चाय में आइए समझो, जैसे क्या है? चिम्मच नहीं, चम्मच है। हाँ, एक चम्मच, एक चम्मच किसकी आवश्यकता है? चीनी की। बहुत सारी चीजें नहीं लेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में हम 2 चीजें लेके चलेंगे, ठीक है? और मान लो दूसरी दूसरी चीज हमारे पास क्या है? 50 ml हमको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। हमने कहा 2 ही चीजें ले जाना, पानी, अदरक है, लहसुन मिर्च इसमें नहीं डालना है ना? आप सुनो, 1 चम्मच क्या है? हाँ, और क्या चाहिए? ये 1 चम्मच है, ये नंबर 1 ना समझना, है ना? ये 1 चम्मच। अब सुनो, हमको चाय बनानी है ढेर सारे लोगों के लिए। अब हमारे पास अवेलेबल मिल्क मान लो 100 लीटर है। 100 लीटर, हाँ, 1 क्विंटल, मतलब क्या है? 100 लीटर हमारे पास दूध है और चीनी हमारे पास 5 चम्मच है। चीनी हमारे पास कितनी है? 5 चम्मच। चाय कितनी बन सकती है? सिर्फ 5 कप चाय बन सकती है ना? नहीं समझे? दूध हमारे पास कितना है? 100 लीटर, 1 क्विंटल दूध है, लेकिन हमारे पास चीनी अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल चीनी, अवेलेबल मिल्क, बताओ अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है? ये है। अवेलेबल कितना है हमारे पास? चीनी 5 चम्मच, और अवेलेबल मिल्क कितना है? 100 लीटर। क्लियर है? तो आप बताओ, अब आपके पास ये फिक्स हो गया कि एक एक कप चाय बनाने के लिए आपको 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता है। तो बताओ इस अमाउंट से आप कितनी चाय बना सकते हो? सिर्फ 5 कप बना सकते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे ही 5 कप चाय आपकी बनी, चीनी पूरी तरीके से खत्म, लेकिन ये बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या सीखे? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन होने के दरमियान पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसका नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा रह जाए उसे बोलते हैं एक्सेस अमाउंट। क्लियर है? यह बात भली भांति समझ में आई? अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कठिन लगता हो? कुछ कठिन वठिन नहीं। हमने कहा क्या बोला था? जोड़ घटाना गुणा भाग तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी कठिन नहीं लगेगा। अब हम अपना ट्रैक हम चेंज किए, लेकिन तुम्हें नहीं महसूस हुआ होगा कि कुछ और चलने लगा? क्लियर है?
कुछ समझ में आया? लेकिन हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मान लो वो भी नहीं आता बाई चांस, नहीं तो बताएंगे वो भी, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ यहाँ ज्ञान ना बांट शुरू कर लेना। हाँ, बहुत समय खराब होता है। चले आगे बढ़े। चलो बेटा आगे लिखते हैं, लिखो। हेडिंग क्या हमने डाली बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। चलो पक्का हो गया, आगे लिखो। अब कैसे समझोगे कि ये सवाल हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का है? तो सबसे पहले स्टार लगा के पहली बात लिखें, लिखो। when reaction involve two reactant and amount of both the reactant are given, and amount of both the reactant are given, both the reactant are given, then, और देन के बाद डैश लगा के छोड़े बेटा। नंबर वन राइट, WRITE, क्योंकि राइट भी कई होते हैं ना। हाँ, तो ये वाला राइट है लिखना, मतलब राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात नंबर 2, डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे सवाल लगाने हो तो सबसे पहले उस क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, उसके बाद डिसाइड कर लो कि आपका यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। नीचे हेडिंग डालो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, नीचे हेडिंग डालो ये लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। लिखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिखो लिखो द रिएक्टेंट विच, द रिएक्टेंट विच is the reactant which is completely consumed, or अथवा reactant which produce least number of, or reactant which produce least number of moles of product, moles of product। ये जरा लीस्ट पे गोला लगाओ। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एक तो आप ऐसे देखना कि जो रिएक्शन होने के दरमियान पूरा खत्म हो जा रहा है, या आप ऐसे नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो ये देखना कि कौन ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्टों की संख्या सबसे कम बना पा रहा है। क्लियर है? तो आप समझ जाएंगे कि हो ना हो। अब देखो हम प्रोडक्ट देख के ही तो यहां काम चलाए, 5 कप चाय हम बना पाए, हम समझ लिए अच्छा चीनी खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल चीनी कितनी थी, 5 चम्मच। तो सबसे कम अब क्या होगा, इसी के हिसाब से तो क्या हुआ, डिसाइड हो गया क्या, प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट है, चाय। क्लियर है? तो कहानी समझ में आई? अच्छा क्या समझ में आया, क्लास का लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्लास का सबसे कमजोर बच्चा। इसका मतलब क्या है, यदि उसको समझ में आ गया तो समझ लेना सबको समझ में आ गया, है ना। और जैसे मान लीजिए जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होगा 2 चीजें आपको दिया जाएगा, है ना। हो सकता है उसका वेट दे दे, अमाउंट दे दे, है ना। और अमाउंट कुछ 2 में भी हो सकता है, अमाउंट ग्राम में भी हो सकता है और अमाउंट ml में भी हो सकता है। अमाउंट देगा, अरे अमाउंट का मतलब अमाउंट का मीनिंग क्या समझते हो, मात्रा। मात्रा वो हमें ग्राम में भी दे सकता है,
मात्रा वो हमें ml में भी दे सकता है, मात्रा वो हमें लीटर में भी दे सकता है। क्लियर है? अमाउंट का मीनिंग समझ में आ गया? अमाउंट हमें किसी भी यूनिट में दे सकता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, इस तरीके के कुछ सवाल लगाते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने कितने पॉइंट लिखे देन के बाद? 2 पॉइंट। पहला है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और दूसरी बात है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड कर लेंगे। अब तीसरी बात लिख लो उसी में। बीच में तो लिमिटिंग रिएजेंट हम समझाए क्या होता है। अब लिखो मेन तीसरा पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, hence all the calculation are all the calculation hence all the calculation are done all the calculation are done on the behalf of on the behalf of on the behalf of limiting reagent, on the behalf of limiting reagent। क्लियर है? मतलब सवाल में जो कुछ भी पूछेगा हम उसको किसके आधार पे निकालेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब के आधार पर। ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? के आधार पर। किसके आधार पर निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर। क्लियर है? अब जरा एक बार सबको पढ़ो, सवाल पे इसका एप्लीकेशन अब करवाएं। बातें ना करो बेटा, एक बार जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ लिया करो, नहीं तो बाद में एक के सवाल समझ में आता है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना। हाँ, पूरी कहानी खत्म हो गई होती है, बाद में पता चलता है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। सवाल लिखा जाए, सवाल लिखो, लिखो 10 ग्राम H2, क्वेश्चन लिखो, लिखो 10 ग्राम H2 एंड 32 ग्राम O2 इज बर्न। बर्न, बर्न मतलब क्या हो गया? BURN, बर्न मतलब जलाया गया। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द मास ऑफ वाटर, फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, mass of water produce, and also find excess reactant, and also find excess reactant which remain after the reaction। ठीक है, सवाल पहले समझ में आया? 10 ग्राम H2 32 ग्राम O2 लेके हम जलाए, जिससे हम पानी बनाए। क्लियर है? अब कितना अमाउंट पानी का बनेगा और कौन सा रिएक्टेंट? अपने पास रिएक्टेंट 2 हैं, एक H2 और एक O2, इनमें से कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है, ये आपको बताना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? 36 ग्राम पानी बनेगा। हाँ, O2 लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले बेटा एक काम करो कि ये रिएक्शन पहले लिखो। अच्छा, बात बताओ, हमने H2 और प्लस O2 ही तो लिया, रिएक्शन क्या बनेगा? H2O करेगा, है ना? अब इसको बैलेंस करो, यहां हाइड्रोजन कितना है? 2, यहां हाइड्रोजन कितना है? 2, यहां ऑक्सीजन कितना है? 2, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। अच्छा, हम लोग क्या करें? अच्छा, इसको ऐसे ना कर दें, देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो।
चेक कर लिया। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। और बैलेंस रिएक्शन में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल हो जाते हैं सेम, है ना? क्या सीखा? बैलेंस रिएक्शन में यदि आपको किसी की जानकारी ना दी जाए तो जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसका मोल होगा। क्लियर है? और मान लो आगे जानकारी दी जाए, जैसे हमको यहां मोल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाया गया, हमें इसका वजन दिया गया। क्लियर है? अच्छा, जो वजन दिया जाए उसको ऊपर लिखा करो। सवाल लगाने का तरीका बता रहे हैं आपको। बताओ इसका इसका वजन कितना दिया गया? 10 ग्राम। इसको कितना दिया गया? 32 ग्राम। क्लियर है? 10 ग्राम हमें क्या दिया गया? H2। और 32 ग्राम क्या दिया गया? O2। और पूछा गया है कितने ग्राम H2O बनेगा। क्लियर है? कुछ समझ में आया? अच्छा, हम सबसे पहले किया करें बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट आपको याद रखना है जो आपको पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हो गया, दूसरा डिसाइड लिमिटिंग फैक्टर, और तीसरा क्या है? ऑल द कैलकुलेशन डन ऑन द बिहाफ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। 3 बातें हैं। 3 में से हमने पहली बात कर ली है। अब आती है दूसरी बात। क्लियर है? कौन सी बात? दूसरी बात। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, तो या तो एमडीएस जुगाड़ याद करा दें, और या तो तुम थोड़ा सा सीखो तो आपस में रिएक्टेंट की क्या करा दें? लड़ाई। तो बताओ कौन सा जुगाड़ सही रहेगा? लड़ाई पहले करा के देख लेते हैं और उसके बाद जुगाड़ याद कर लेंगे। क्लियर है? जरा इतना सवाल पढ़ो। पहला सवाल बहुत समझ के पढ़ना, दूसरा सवाल आप यूं ही कर डालोगे। पढ़ लो एक बार पूरा सवाल। जब आपको मौका दिया जाए तो यही समझो, जो पहला सवाल आप समझते हो ना वही आपका आधार होता है, उसका समय इस्तेमाल किया करो, नहीं तो बेटा फिर। अब जो अगली 2 लाइनें पढ़ाएंगे उसके बाद आपका सवाल आ जाएगा, और पहला ये आधार रहेगा, और बहुत ज्यादा कठिन होता है नहीं सवाल। ठीक है? आप जरा ध्यान से समझो। हमने आपको क्या सिखाया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल आपस में हो जाते हैं बराबर। क्लियर है? हो जाते हैं आपस में बराबर। अच्छा, एक बात बताओ, इसका मतलब इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। अच्छा, इसका कितना है? 1 मोल। क्लियर है? पक्का? जिस भाषा में आपको क्वेश्चन में पहले से चीजें दी गई हो, इस मोल को उसी भाषा में बदल लो, यानी कि अब इसको ग्राम में बदल लो। अच्छा, एक बात बताओ, 1 मोल CO2 कितने ग्राम के बराबर होगा? 32 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 32 ग्राम O2। नहीं होगा? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये 2 मोल है, 1 मोल H2 कितने ग्राम के बराबर होता है? वेरी गुड, 2 ग्राम। बहुत बढ़िया बेटा। 1 मोल H2 किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पढ़ाया था? पढ़ाया था। अच्छा, ग्राम में इसका मॉलिक्यूलर मास रखो तो 2 ग्राम नहीं होगा? तो 1 मोल H2 का 2 ग्राम, तो 2 मोल H2 4 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ यहीं से बता दो। H2 हुआ? ऑक्सीजन हुआ? अरे ऑक्सीजन हुआ। कैसे? ऑक्सीजन हुआ? पक्का? क्यों? 32 ग्राम दिए हो, 32 ग्राम खर्चा हो गया। 10 ग्राम दिए हो, 4 ग्राम खर्चा हुआ। नहीं समझ में आया? अरे भाई, लेके कितना चले थे? 10 ग्राम। खर्चा हुआ 4 ग्राम। कितना लेके चले थे? पूरा 32 ग्राम खर्चा हो गया। अब तुम एक काम करो, लड़ाई कराओ यहां। तो एक तो ये जुगाड़ हो गया। क्लियर है? सबसे पहले आप देखो, ये वाली अहम बात है, जो यहां तक पहुंच गया आगे स्टेप उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ,
अच्छा एक सवाल, अब बहुत ध्यान से ये बताओ, अब आपस में रिएक्टेंट की लड़ाई कराओ। क्या कराओ? लड़ाई कराओ। अच्छा बताओ, 4 ग्राम H2 को रिएक्शन करने के लिए 32 ग्राम O2, 32 ग्राम O2 चाहिए। नहीं समझ में आया क्या हमने बोला? बताओ, 4 ग्राम H2 को रिएक्शन, अब हम इनकी आपस में लड़ाई करा रहे हैं, क्लियर है? मन करे आप इससे इसकी लड़ाई करा दो, हम फिर लिखते 32 ग्राम O2 के लिए 4 ग्राम H2 चाहिए। ये जरूरी नहीं यही कर लो, आपका जैसे मन करता, आपस में इनकी लड़ाई कराओ, क्लियर है? फिर क्या होगा? अच्छा बताओ, 1 ग्राम H2 के लिए कितना चाहिए? कितना? 8 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे? 32/4, है ना? ग्राम O2। अच्छा ये कितना आ गया? कितना आ गया? 8 ग्राम। अब देखो कितने ग्राम के लिए आपको लेना, जो सवाल में लिखा हो। बताओ 10 ग्राम H2 के लिए क्या होगा? तो आप इसको अभी पूरा यहीं से 8 ना करो, आप अपने वाली स्टाइल में, पुरानी स्टाइल में सवाल लगाओ। चूंकि और इसलिए करके बड़ा सवाल लगाए, है ना? चलो अच्छा इसको हटा देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? 32/4 इंटू 10। करोगे नहीं ये, है ना? अच्छा आंसर ये कितना आ जाएगा? 80। देखो सबका आया? नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, नहीं आया? चलो इसको लगाओ, और देखो एक बात तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसको हम छोटा कर दें, जो सब पूरा एक बार हम दिखे। अब देखो यहां लगा, लड़ाई कराने से आप कहां गलत कर रहे थे वो पकड़ में आ गई बात। लिखो इसको, इसको लिख लो बेटा। इतना आप, ये लड़ाई करने वाला जुगाड़ है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जुगाड़। ये किसका है ये जुगाड़? लिमिटिंग रिएजेंट जानने का। अब मेरी बात को समझो, 4 ग्राम H2 को रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम O2 चाहिए? 32 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए 32/4, तो 10 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 32/4 और इंटू 10। तो ये क्या चाहिए? इतने ग्राम O2 क्या है? ये रिक्वायर्ड है ना? अच्छा बताओ, रिक्वायर्ड कितनी है? रिक्वायर्ड O2 कितनी है? 80 ml। अच्छा बताओ अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल O2 कितनी है बेटा? 32 ग्राम। हाँ या ना? चाहिए इतनी, अवेलेबल है 32। क्या हुआ? रिक्वायरमेंट है ज्यादा, अवेलेबल है कम। यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आवश्यकता कितनी है? 80 ग्राम की, हमारे पास मौजूद कितनी है? 32 ग्राम। यही क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां O2 क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। और अपने आप ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। एक बार पलट के लड़ाई करा के दिखा लो, एक बार पलट के लड़ाई करा लो, जैसे आपको यह ना लगे कि ऐसे ही सवाल लग सकता है कि आप उलट के एक बार रिएक्शन कराओ। ठीक है? ये कहानी समझ में आई? आपको रिक्वायरमेंट है किसी चीज की 80 ग्राम की, और आपके पास मौजूद है 32 ग्राम। यही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी कम हो, इसका मतलब यही है लिमिटिंग रिएजेंट।